नमस्कार। बंगाल के चुनाव के लिए शंखनाद हो चुका है। चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब इसके बाद बस चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लेकिन इससे पहले कि चुनाव आयोग ने बंगाल में चुनाव की घोषणा की थी, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें या तृणमूल कांग्रेस की बात करें, दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जिस दिन चुनाव आयोग ने घोषणा की चुनावों की, उसी दिन प्रशांत किशोर, जो कि ममता बनर्जी के सलाहकार हैं और चुनावी रणनीतिकार होने की वजह से पूरी टीएमसी की रणनीति का निर्धारण कर रहे हैं, उन्होंने अपने ट्वीट को दोबारा रीट्वीट किया और कहा कि मैं आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी और अगर ऐसा होता है तो फिर वो राजनीति और राजनीतिक सलाहकारी दोनों को छोड़ देंगे। यानी कि पूरे तरीके से आश्वस्त है प्रशांत किशोर। फौरी तौर पर देखा जाए तो सीधा दिमाग में तो यही सवाल आएगा कि भाई प्रशांत किशोर का दांव पर है ही क्या। सलाहकार हैं, चुनाव जीत गए तो बड़ी अच्छी बात, चुनाव हार गए तो किसी और ग्राहक को पकड़ लेंगे। जैसा कि अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह को उन्होंने पकड़ लिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि अब वो उनके राजनीतिक सलाहकार होंगे प्रशांत किशोर। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के लिए राजनीतिक सलाहकार के तौर पर काफी समय तक प्रशांत किशोर ने काम किया था, लेकिन बजाय इसके कि दो लड़कों को एक साथ जुटाना, यानी कि राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया सबसे बड़े चेहरे अखिलेश यादव, इसके अलावा शायद बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाए। तो आइए जरा हम कुछ उन मुख्य मुद्दों की बात करते हैं जो दोनों पक्षों को विश्वास दे रही है कि वो इस बार के चुनाव में बंगाल में अप्रत्याशित जीत हासिल करेगी। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों आश्वस्त है कि बंगाल इस बार उसकी झोली में है और 200 से कम सीटें नहीं आएंगी, जैसा कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। सबसे पहली वजह, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि बीते 10 सालों से एक बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है जो कि ममता बनर्जी के खिलाफ और उनकी सरकार के खिलाफ पूरे पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति बाकी राज्यों के मुकाबले उतनी अच्छी नहीं है, प्रगति उतनी अच्छी नहीं हुई है, ऐसा बीजेपी मानती है और इसलिए लोग बदलाव के लिए तैयार हैं। यह बात इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जब 2019 के लोकसभा के चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत वहां पर मिली थी। 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा लहराया और इसके साथ ही सिर्फ 4 सीटों के फासले पर टीएमसी अटकी थी। टीएमसी के पास 22 सीटें आ पाई थी। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ लोकसभा सीटों को असेंबली सीटों में कन्वर्ट कर दें तो समझिए कि तकरीबन 125 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीत ली थी। अगर हम उसको कन्वर्ट कर दें सीधे तौर पर तो भारतीय जनता पार्टी मानती है कि जरा सी मेहनत और जब चुनाव पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने होगा तो आखिरकार लोगों को यह भरोसा क्यों नहीं होगा। इसमें बिल्कुल कहीं भारतीय जनता पार्टी गलत भी नहीं है। दूसरी बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि आज पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर ममता बनर्जी को जबरदस्त तरीके से घेरा जा सकता है। एक बहुत जबरदस्त जमीन तैयार है पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, जहां पर कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दरअसल 75 ऐसी असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर 35 से ज्यादा प्रतिशत मुसलमान आबादी है और बड़े पैमाने पर जो हिंदू आबादी है उसके कुछ एक तबकों में लोगों के दिमाग में यह बैठा हुआ है कि मुसलमान आबादी को ज्यादा प्रोत्साहन मिलता रहा है ममता बनर्जी की सरकार के दौरान। इसलिए लोगों की इस मानसिकता को भुनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत अच्छी जमीन यहां पर तैयार है और इसे अच्छे तरीके से उत्तरी पश्चिम बंगाल में, उत्तरी क्षेत्र में, उसके साथ साथ जो ट्राइबल क्षेत्र है और जो दलित क्षेत्र है, इन तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने आप को आगे बढ़ाती रही है और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि इन तमाम क्षेत्रों में बहुत अच्छी बढ़त मिल सकती है। खास करके अगर हम नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, 54 विधानसभा की सीटें नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में आती हैं और भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि 54 में से कम 52 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी। तीसरी बड़ी बात, संघ परिवार ने बीते 45 से 50 सालों में लगातार पश्चिम बंगाल में जबरदस्त काम किया है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि 37 सालों के वामपंथी शासनकाल और उसके बाद 10 सालों के ममता बनर्जी के शासनकाल के इस पूरे दौर में
संघ परिवार की सबसे बड़ी कोशिश ये रही है कि वामपंथियों का सुपड़ा साफ पश्चिम बंगाल से किया जाए। और ये तभी हो सकता है कि जब धर्म, खास करके हिंदू धर्म की अगर हम बात करें, इस धर्म को जब आप राजनीति के अखाड़े से निकालकर बाहर फेंक देते हैं, जो कि वामपंथी दलों ने पश्चिम बंगाल में कर रखा था, तो 37 सालों तक धर्म आधारित राजनीति पश्चिम बंगाल में नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वामपंथ की आधारशिला धर्म के बगैर है। उसके बाद 10 साल तक ममता बनर्जी, और इस समय तुष्टीकरण की बातें काफी बड़े पैमाने पर सामने आती रही, और हमने देखा भी कि कुछ एक मौके पर ममता बनर्जी की सरकार के फैसले ऐसे रहे जिसमें सवाल उठाए जा सकते थे। तो यहां पर संघ परिवार लगातार सक्रिय रहा है, संघ परिवार के कई घटक दल वहां पर लगातार सक्रिय रहे हैं, और अब बीते 50 सालों की मेहनत रंग लाने को बिल्कुल तैयार बैठी है। चौथी बात जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती है, हम सब जानते हैं कि असम में 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार चला चुकी है। असम एक ऐसा प्रदेश है जहां पर अभी तक कांग्रेस या फिर असम गण परिषद और इस तरह के राजनीतिक दलों का प्रभाव रहा। भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रही थी, लेकिन 2016 में बड़े अच्छे तरीके से स्थापित कर पाई भारतीय जनता पार्टी, और अभी ऐसा लगता है जैसे कि विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई है ही नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर एक बार फिर बन जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। असम और पश्चिम बंगाल की आबादी काफी मिली जुली है। बंगालियों का काफी प्रभाव असम में दिखाई देता है और असमियों का काफी प्रभाव बंगाल के कुछ एक क्षेत्रों में दिखाई देता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की ये नेकनामी असम से होती हुई बंगाल तक पहुंचती है तो इसका बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। और पांचवा और सबसे बड़ा जो एक भारतीय जनता पार्टी के पास वरदान है वो है देश के सबसे लोकप्रिय राजनीतिक व्यक्ति यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये एक ऐसा चेहरा है जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के किसी कोने में जाकर खड़ी हो सकती है और वहां से जीत का दावा कर सकती है। तो ये 5 प्रमुख बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को ये विश्वास दिलाती हैं कि इस बार 200 के पार। अब आ जाइए तृणमूल कांग्रेस के ऊपर। तृणमूल कांग्रेस को कम आंकने की गलती बहुत से राजनीतिक विश्लेषक कर रहे हैं। कम से कम मैं अपने आप को इस श्रेणी में नहीं पाता जहां मैं तृणमूल कांग्रेस को कम आंकूं। और शायद आप ये भी समझेंगे जब आप इन 5 वजहों को जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उसके आधार पर आप समझ पाएंगे कि दरअसल मैं क्या कह रहा हूं। तो सबसे पहली वजह जो आज तृणमूल कांग्रेस के फेवर में जाती है, ममता बनर्जी एक झुझारू नेता है। सुरक्षा पर राजनीति की पकड़ जितनी उनकी है उतनी आज पश्चिम बंगाल में किसी नेता की नहीं। और इसमें कोई दो राय आप मत समझिए कि एक घायल शेरनी अपने आप को बचाने के लिए, अपने कुनबे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और अभी ममता बनर्जी की स्थिति वही है। ममता बनर्जी ने सोमनाथ बनर्जी जैसे बड़े दिग्गजों को हराया चुनाव लड़ाने। कोई नहीं मान सकता था कि सोमनाथ दा को एक लड़की आकर हरा देगी, लेकिन 90 के दशक में ममता बनर्जी ने कर दिखाया था। इसलिए ममता बनर्जी को कम आंकना ठीक नहीं होगा। इसी के साथ हमें इस बात को भी समझना होगा कि ममता बनर्जी का जनसंपर्क अभियान बीते 2 सालों से लगातार चल रहा है। प्रतिदिन वो 22 किलोमीटर खुद पैदल चलती हैं, लोगों से मिलती हैं, बातचीत करती हैं, आम लोगों की भाषा में बात करती हैं, आम लोगों की तरह उनका व्यवहार है, उनका आचरण है, और उनका जो कनेक्ट है खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल क्षेत्रों में, ये बड़ा जबरदस्त है। इस कनेक्ट को यूं ही हवा में उड़ाना बहुत आसान काम नहीं है। तो अगर आप ममता बनर्जी की शख्सियत को लेंगे, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के डोमिनेंस को लेंगे, जहां पर महिला न सिर्फ घर की बहुत सारी बातें डिसाइड करती है बल्कि ये भी तय करती है कि किस तरह की राजनीतिक आधार क्या खाका बनेगा, तो ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी ताकत है पश्चिम बंगाल में, और उन्हें अंडरराइट करना फौरी तौर पर आसान नहीं है। पहली वजह। दूसरी वजह जिसके बारे में आपको कम से कम राष्ट्रीय मीडिया में बहुत कम जानकारी मिलती दिखाई देगी। क्या आप जानते हैं कि बीते 10 सालों में पश्चिम बंगाल में कितनी आर्थिक तरक्की हुई है? इसका मैं थोड़ा सा नमूना आपके सामने रखता हूं। पश्चिम बंगाल में अगर तरक्की देखना है तो आज आप बंगाल की राजधानी कलकत्ता जाइए। आज से 10 साल पहले जब आप कलकत्ता जाते थे तो आपको सड़क पर चलने की जगह नहीं मिलती थी। चारों तरफ भीड़, खचाखच भरा पूरा शहर, ऐसा लगता था कि बस अब ढहने को तैयार बैठा है। ममता बनर्जी ने बीते 10 सालों में कम से कम कलकत्ता की शक्ल बदल दी है। आज आप फर्राटे से गाड़ी चला सकते हैं,
लोगों से बातचीत कर सकते हैं, विकास दिखाई देता है। इस विकास पर तृणमूल कांग्रेस का रंग चढ़ा हुआ है, लेकिन विकास दिखता है। इसके साथ साथ जो अन्य शहरी क्षेत्र हैं, जैसे कि सिलीगुड़ी है, जैसे कि बर्दवान है, जैसे कि आसनसोल है, इन तमाम क्षेत्रों को भी विकसित करने की कोशिश की गई है, सीमित क्षेत्र में ही सही, लेकिन विकास हुआ है और इससे आप इनकार नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नहीं थकते हैं, जो कि उनकी बीजेपी की सरकार ने की है, बहुत इफेक्टिव तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार इसे अमली जामा पहना चुकी है और लोगों तक पैसे पहुंच रहे हैं, उनके घरों तक, उनकी जेब तक पैसे पहुंच रहे हैं। खास करके लड़कियों के विकास, लड़कियों की पढ़ाई, लड़कियों को साइकिल देना, लड़कियों को लैपटॉप देना, कंप्यूटर देना, तमाम तरह की चीजें, उनकी शादी के लिए 1.5 लाख रुपए देना, ये तमाम योजनाएं हैं जो एक जमाने में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की खासियत माने जाते थे, या फिर अगर आप अशोक गहलोत की खासियत कहें, तो इन सभी चीजों को ममता बनर्जी ने अपने राज्य में बीते 10 सालों में जरूर शामिल किया है। लोगों की जेब में पैसे पहुंच रहे हैं, इसलिए ममता बनर्जी का यह कहना कि डिस्कनेक्ट है, ऐसा होगा नहीं। तो कुल मिलाकर जो दूसरी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, पश्चिम बंगाल में विकास हुआ है, सीमित दर पर हुआ है, लेकिन अच्छा हुआ है, और खास करके ग्रामीण क्षेत्र में। पश्चिम बंगाल में विकास जहां नहीं हुआ है वो है नेशनल हाईवे का डेवलपमेंट, वो है सड़क और यातायात की सुविधाओं को लेकर, वो है राजनीतिक हिंसा को लेकर। ये बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर है, जो कि ममता बनर्जी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप ओवरऑल विकास की बात करें तो मैं बिहार के मुकाबले पश्चिम बंगाल को कहीं ज्यादा ऊपर रखूंगा। बिहार की जनता को जितना फायदा एनडीए की सरकार से हुआ, उससे कहीं ज्यादा फायदा आज ममता बनर्जी की सरकार से पश्चिम बंगाल की जनता को, ग्रामीण जनता को हो रहा है। इसलिए वो वोट बैंक इंटैक्ट है। अब आ जाइए तीसरी बड़ी बात। पश्चिम बंगाल में एक बात बहुत प्रमुख है जिसे लेकर आमतौर पर लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल का मतदाता आमतौर पर एक सेंटिमेंटल मतदाता है। वहां पर अच्छी राजनीति के साथ साथ आपको पश्चिम बंगाल के आइकॉन्स को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। यानी कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी सुभाष चंद्र बोस की बात करती है, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करती है, विद्यासागर जी की बात करती है, राजा राममोहन राय की बात करती है, तो ये तमाम ऐसे बड़े दिग्गज हैं जिनके बारे में लगातार आपको चर्चाएं करती रहनी पड़ेगी। आर्ट और कल्चर की फील्ड में भी लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। और ऐसे में ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है भारतीय जनता पार्टी की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी अभी तृणमूल कांग्रेस के मुकाबले पहुंच नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने वामपंथियों से ये बातें सीख कर लोगों के दिमाग में बड़े अच्छे तरीके से फिट किया कि कैसे प्रगतिशील विचारधारा के लोग तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। आप तमाम पश्चिम बंगाल के आइकॉन्स को उठाकर देख लीजिए, उन लोगों को अपने साथ समावेश करते हुए ममता बनर्जी आगे चलती है। उनकी छवि एक चित्रकार के तौर पर है, उनकी छवि एक म्यूजिक कंपोजर के तौर पर है, वो गीत लिखती हैं और ये हर कोई जानता है। उनकी छवि एक कला के पारखी के तौर पर है और ये बात पश्चिम बंगाल के लोगों को भाती है, आकर्षित करती है। अब जैसे कि आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 3 पश्चिम बंगाल के आइकॉन्स को अपने पाले में करने की कोशिश की। सौरभ गांगुली सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जय शाह के साथ हमेशा दिखाई देते हैं, अमित शाह के बेटे। इसके बावजूद सौरभ गांगुली, जो कि एक जमाने में तृणमूल कांग्रेस के लगभग एक बड़े चेहरे के तौर पर थे, आज बीजेपी के साथ खड़े दिखाई नहीं देते। फोटो जरूर सर्कुलेट होती है हर जगह पर, लेकिन आपने सौरभ गांगुली की तरफ से एक भी बीजेपी के पक्ष में कोई बयान नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा कि मिथुन चक्रवर्ती आरएसएस के सरसंचालक के साथ मुलाकात करते हैं, उन्हें बुलाया जाता है, वो सरसंचालक को अपने घर पर बुलाते हैं। मिथुन चक्रवर्ती के साथ आरएसएस के सरसंचालक के फोटोग्राफ्स पश्चिम बंगाल में खूब आजकल बांटे जा रहे हैं, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने एक भी संघ परिवार या फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयान नहीं दिया है। इस बात पर गौर कीजिएगा। तीसरा नाम आपके सामने, प्रसन्नजीत चटर्जी। अगर आप पश्चिम बंगाल से प्रस्तुत होने वाले टॉलीवुड की फिल्मों के फैन हैं तो आप जानते हैं प्रसन्नजीत लार्जर देन लाइफ है। प्रसन्नजीत ने आज तक एक बार भी किसी भी मंच पर भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार के पक्ष में कोई बयान नहीं दिया है। बाबुल सुप्रियो और तमाम ये लोग जो बीजेपी के साथ आज जुड़े हुए हैं, पश्चिम बंगाल के राजनीतिक आइकॉन के तौर पर नहीं देखे जाते। इसलिए आइकॉन की इस दौड़ में भारतीय जनता पार्टी पीछे है, टीएमसी आगे है। अब आ जाइए चौथी वजह। चौथी वजह यह है कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, 75 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम आबादी है।
और इस मुस्लिम आबादी के डोमिनेंस के आधार पर इन सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने अपना कब्जा बढ़ाया। और यही वजह थी कि जब 2016 के चुनावी नतीजे सामने आए तो उसमें तृणमूल कांग्रेस ने अपने पहले के प्रदर्शन से पहला बेहतर प्रदर्शन किया। भले ही असदुद्दीन ओवैसी वहां पर खड़े हैं और मुस्लिम वोट को बंटवारे के लिए वहां पर है, जाहिर सी बात है इससे बीजेपी को बहुत फायदा मिलने की उम्मीद है, लेकिन क्या मुसलमान वोटर वाकई में विभाजित होगा? क्या ये बात पूरे मुसलमान वोटर से छिपी हुई है कि दरअसल असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी का भला ही करते हैं जहां भी जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। जनता को बेवकूफ मत समझिए और वोटर तो बिल्कुल बेवकूफ नहीं है, इसलिए लोगों को पता है। तो विभाजित हो जाएगा मुस्लिम वोट बैंक, ये कहना अभी उचित नहीं है। इसके साथ साथ दलितों के बीच में भी भारतीय जनता पार्टी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। वनवासी योजना जो संघ परिवार का है उसके जरिए आदिवासियों के बीच में भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी ये सारे लोग ममता बनर्जी के साथ हैं, इन्होंने वोट दिया है ममता बनर्जी को, क्या ये अपना पला बदल लेंगे? ये देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर आप यूनिवर्सल अपील की बात करते हैं तो यूनिवर्सल अपील ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में बीजेपी के मुकाबले ज्यादा है। अब इसमें एक और पॉइंट आता है, सब पॉइंट। क्या हार्डकोर हिंदुत्व की जगह पश्चिम बंगाल में है? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो हिंदू वर्ग है, खास करके जो अग्रणी समाज है, जो 4 अग्रणी जातियां हैं, वो जातियां बहुत ही जबरदस्त तरीके से फंडामेंटल हिंदुइज्म को अपने भीतर समा कर चलती हैं। मुस्लिम आबादी से उनकी एक तरह से नफरत है और लगातार टक्कर है, और यह सत्ता का एक जबरदस्त घालमेल है पश्चिम बंगाल में। इसके बावजूद आम जनता के बीच में हार्डकोर हिंदुत्व की जगह पश्चिम बंगाल में फिलहाल बड़े पैमाने पर नहीं दिखाई देती। शहरी क्षेत्रों में तो ये दिखता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं दिखता, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई हो, जब एक की जिंदगी दूसरे की जिंदगी पर आधारित हो और जब एक काम करे तो दूसरे को फायदा हो, तो ऐसी सूरत में आप लोगों को बांट नहीं सकते। तो इसलिए ये चौथा बड़ा प्लस पॉइंट है ममता बनर्जी के लिए, जो कि वो वोट बैंक को रिटेन करने में काफी सफल हो सकती हैं। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात अब आपके सामने रखना चाहता हूं। चाहे आप किसी भी तरीके से अपने आप को इस पूरे खांचे में फिट करें, एक चीज तो तय मानिए, हम सब जानते हैं कि अंडरडॉग हमेशा बाजी मार ले जाते हैं। बहुत बड़े व्यक्तित्व का व्यक्ति जब एक छोटे से व्यक्ति पर प्रहार करना शुरू करता है, तो हर आदमी की सहानुभूति बड़े व्यक्ति के प्रति नहीं होती, छोटे व्यक्ति पर होती है। और इसका नमूना, इसका तजर्बा हमने देखा 2 जगहों पर। पहले तो आप दिल्ली की बात कर लीजिए। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के तमाम ताकत, लोगों की समझ, शहरी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वॉकओवर था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी स्कीम्स के जरिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ शिकस्त दी, बल्कि अपने के लिए और मजबूत किया। बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव को आप देखिए, पहले फेज को अगर आप याद कीजिए तो आपको याद होगा तेजस्वी यादव के लिए कितनी सहानुभूति लोगों के दिलों में थी। अब जरा इसको कट कर लीजिए और चले जाइए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लगातार ये बात प्रतीत हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे पैसे के साथ, पूरी ताकत के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ, एक लार्जर देन लाइफ इमेज के साथ आ रही है। और हमला किस पर हो रहा है? एक बेचारी ममता बनर्जी पर, जिसके भतीजे पर लगातार हमला हो रहा है, जिसके भतीजे की बहू को बुलाकर सीबीआई पूछताछ करने लगती है। वो बहू जो कि राजनीति में है नहीं, भतीजा जो पहले ही कह चुका है कि मैं राजनीति में हूं जरूर, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मैं वारिस नहीं। सहानुभूति किसके प्रति होगी? ये सहानुभूति कार्ड ममता बनर्जी खेलने जा रही है, और इसी सहानुभूति कार्ड के जरिए, अपनी पब्लिक रैलियों के जरिए, अपने जनसंपर्क अभियान के जरिए वो लोगों को कहेंगी कि देखिए इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, देश को चलाते हैं, लेकिन एक महिला पर आक्रमण करते हैं। और ये जो सेंटिमेंटल कार्ड है, अगर ये सही तरीके से पश्चिम बंगाल में चल गया तो जनाब ममता बनर्जी के लिए इससे बड़ी ताकत नहीं होगी। तो क्या अंडरडॉग एक ओवरआर्किंग, एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक बड़ी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे देगी? ये तो 2 मई को पता चलेगा। लेकिन मैंने आपके सामने 5-5 वजह रख दी, 5 वजह जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से उत्साहित है कि वो जीतेगी,
5 वजह जिसकी तरफ से तृणमूल कांग्रेस का पूरा भरोसा है कि वो जीतेगी। लेकिन एक वजह मैं जानता हूं जिसके वजह से आप तय करने वाले हैं कि कौन जीतेगा, और वो है आपका मत, आपका मतदान। बहुत धन्यवाद मेरे साथ।